अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक नई चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में एसी भी कहते हैं। इसी तरह से जब ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी एक चीज़ यहाँ पर आएगी। इनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी आप लोगों ने कई बार सुना होगा और कई बार आप लोग इसकी इसके मैथमेटिक्स को देखकर थोड़ा सा चौंक भी जाते होंगे। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे डिस्कस करना। ये बहुत सारे वीडियोस में हो सकता है, लेकिन आज फ़िलहाल एक वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अल्टरनेटिंग करंट का, कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है डायरेक्ट करंट, स्टडी करंट। आपने एक डीसी जो है उस डीसी को आपने पढ़ा है, और डीसी के या स्टडी करंट के हमारे पास कई सोर्सेज होते हैं। आपने सेल, आपने बैटरी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। जब आप किसी बैटरी के साथ, किसी सेल के साथ, किसी रेजिस्टेंस को, किसी वायर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एक की लगा लेते हैं, एक टैपिंग की लगा लेते हैं, यहाँ पर आप एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप इस की को प्रेस करते हैं तो यहाँ से करंट, इस रेजिस्टर में से करंट पास होने लगती है। मगर वो करंट जो है वो कैसी होती है, अगर हम देखेंगे वो करंट, मान लीजिए आई, और ये यहाँ पर हम टी जो है इसका रिलेशन ले लेंगे, तो आप देखेंगे जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से ड्रॉ होके इस आर में से जाएगी। अब मान के चलिए कि ये जो बैटरी है या सेल है, मान लीजिए ये बैटरी 6 वोल्ट की है और मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस 3 ओहम्स की है तो कितनी करंट ड्रॉ हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस कितनी करंट निकाल सकती है इस बैटरी में से, दैट इज V डिवाइड बाई आर। तो ये V डिवाइड बाई आर का मतलब क्या है, 6 वोल्ट्स, शाबाश, 6 वोल्ट्स डिवाइड बाई 3 ओहम्स। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 एम्पियर्स। तो इसमें से जो करंट जाएगी वो 2 एम्पियर की है, क्योंकि इस तार की रेजिस्टेंस 3 ओहम्स है और ये बैटरी जो है ये 6 वोल्ट की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो पिछले वाले वीडियो में भी आपने देखा है, तो करंट एकदम से पहले क्या होती है, जीरो। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो वो एकदम से 2 एम्पियर नहीं बनती, बल्कि उसको कुछ टाइम लगता है 2 एम्पियर बनने के लिए, थोड़ा हल्का सा ही टाइम मान लीजिए। तो वो टाइम उतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कम ही होगा। तो मान लीजिए ये करंट जीरो से इंक्रीज हो गई 2 एम्पियर। अब इसमें से जो करंट पास हो रही थी वो जीरो थी, फिर वो इंक्रीज होने लगी और एकदम से वो इंक्रीज होकर 2 एम्पियर बन गई, यानी बहुत कम टाइम में 2 एम्पियर बन गई। 2 एम्पियर होने के बाद वो चेंज नहीं हो रही हैं, बल्कि कांस्टेंट रह रही है और कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करके इस तार में से जा रही है। मतलब एक बार वो 2 एम्पियर बन गई, यानी एक बार उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया, उसके बाद ना वो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं इस टाइम पर करंट मान लीजिए 2 एम्पियर है, मान लीजिए ये जो है ये 2 एम्पियर्स है, 2 एम्पियर्स। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पर करंट 2 एम्पियर है, दूसरे किसी टाइम पर भी 2 एम्पियर है, तीसरे किसी टाइम पर भी 2 एम्पियर है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सोहान किसी भी टाइम पर ये सिर्फ यही 2 एम्पियर रहेगी। ऐसा ही होता है जैसे कि जब किसी बैटरी या किसी सेल में से कोई करंट निकल रही होती है, तो उस करंट का क्या मसला होता है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करके जाती है। ऐसा डीसी करंट्स में हमें देखने को मिलता है, जिनको हम डायरेक्ट करंट्स कहते हैं। और ये करंट्स ना सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करते, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख रहे होते हैं, इन करंट्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। मतलब आप देख रहे हैं कि इस सेल का या इस बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये जो है ये नेगेटिव है, तो इसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो इसमें होगी वो हमेशा इस तरह से होगी, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू व्हाट, नेगेटिव। तो ये जो हमने एरो दिखा रहा है, इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट इज, शाबाश, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और वो डायरेक्शन ऑफ करंट कभी भी चेंज नहीं हो रही है। अगर आप इस आर में से करंट को देखना चाहेंगे कि भाई इस आर में से करंट की डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इस आर के 2 एंड्स का नाम रखता हूं ए एंड बी, तो जब आपने यहां से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्ट किया है और यहां से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्ट किया है, तो हमेशा ही इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम ए टू बी, इस रेजिस्टेंस में से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये करंट मैग्नीट्यूड चेंज करेगी अपना और ना ही डायरेक्शन चेंज करेगी। अब मैग्नीट्यूड कभी चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बैटरी सेल कैसा है। कभी उसमें से करंट ड्रॉ होता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पर वो वीक पड़ने लगती है और करंट कम ड्रॉ हो जाती है, वो दूसरी बात है। या हम ये कहेंगे कि ये तार जो है, रेजिस्टर जो है, बहुत देर तक इसमें से करंट पास हो गई तो टेम्परेचर इसका चेंज हो गया, उसकी वजह से जो इसमें से करंट पास हो रही है इसकी टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया तो करंट फिर थोड़ा सा इसमें से ड्रॉप हो गई। वो अलग बातें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करके अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि इसमें से जो करंट ड्रॉ हो रही है वो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, और वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है बिकॉज इस बैटरी का या इस सेल की पोलैरिटी जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ही रहता है, और नतीजा ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही रहेगी। जब तक कि आप इस सेल को, इस बैटरी को जो आपने इस तरह से कनेक्ट की हुई है, मान लीजिए यानी ये जो मेरी लंबी उंगली है, द लार्जर फिंगर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटी वाली जो है फर्स्ट फिंगर ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल है, ये इस तरह से आपने कनेक्ट किया हुआ है। जब तक कि आप इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव को यहाँ से और नेगेटिव को यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक करंट इसमें से डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। मगर पोलैरिटी खुद चेंज नहीं होती है बैटरीज की, सेल्स की, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन सेम एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड बाय एंड लार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट विल ऑल्सो रिमेन सेम एंड सच ए करंट इज कॉल्ड ए स्टेडी करंट एंड डीसी जो है डायरेक्ट करंट, ये इसकी एक एग्जांपल बनती है। मगर क्या होगा कि अगर इस करंट का जो यहां से पास हो रही है इस सर्किट में से, अगर इस करंट का मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो, अगर इस करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा हो और अगर इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज फिर होता हो, और अगर ये करंट फिर इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज करें, तो फिर क्या होगा। ये ग्राफ जो है ये आपको किस पैटर्न का मिलेगा, जरा देखते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास यहां पर सेल नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसा सोर्स है जिसको हम एसी सोर्स कहते हैं, उसका सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो एसी सोर्स है, मैं इस सोर्स को के सिंबल को अलग से बनाता हूं थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको दिखाई दे। ये इस तरह से सोर्स, इस सिंबल को हम एसी, यानी जिस तरह से बैटरी आपकी है वो आपको एक डायरेक्ट करंट देती है, ये सोर्स का, ये बैटरी के बदले एक सोर्स है, और ये आपको डायरेक्ट करंट डीसी नहीं देगी बल्कि ये एसी देगी, अल्टरनेटिंग करंट देगी। क्या है ये सोर्स, मान लीजिए ये इस तरह से है कि जब इसमें से करंट ड्रॉ होगी, जैसे बैटरी में से करंट निकल रही थी, कहाँ पास हो रही थी वो करंट, वो इस रेजिस्टेंस में से पास हो रही थी। इसी तरह से इसमें से करंट निकल के कहाँ पास हो जाएगी, वो इस रेजिस्टर में से पास होगी। मगर बैटरी की करंट जो पास हो रही थी वो, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, वो मैग्नीट्यूड उसका कैसा रह रहा था, वो मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहता था। लेकिन जब इसमें से करंट ड्रॉ होगी, अगर मान लें कि वो करंट जैसे ही इसमें से पास होगी इस रेजिस्टेंस में से, तो वो अपना वैल्यू चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड अपना वो चेंज करेगी। मान लीजिए वो करंट मैग्नीट्यूड इस तरह से चेंज करेगी कि पहले वो 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो जाए, और इस तरह से इंक्रीज होगी। तो ये देख लीजिए, ये करंट 0 एम्पियर से लेकर के पहले क्या हो रहा है, इसमें से जो करंट निकल रही हैं वो 0, जैसे पहले 0 एम्पियर थी, जब आपने स्विच ऑन किया तो वो इंक्रीज होने लगी फ्रॉम 0 टू, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट इसमें से निकलेगी, इस रेजिस्टेंस में से पास होगी सपोज, क्योंकि अब ये बैटरी नहीं रही। अगर ये सोर्स ऑफ एसी है तो अगर 10 एम्पियर करंट इसमें से पास हो रही है तो 10 एम्पियर या चलिए 5 एम्पियर, मान लीजिए मैक्सिमम करंट इसमें से निकल रही है क्या, 5 एम्पियर। तो वो 5 एम्पियर अगर इसमें से निकल रही हैं तो वो 5 एम्पियर कैसे 5 एम्पियर बनती हैं, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं पहले वो 0 होती हैं, फिर मान लीजिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर्स एंड 5 एम्पियर्स। किसी टाइम में ये करंट, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो इसमें से करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर्स तक उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, और ये वैल्यू इंक्रीज करते करते इसको कोई टाइम लग गया, चाहे वो छोटा ही टाइम क्यों ना हो। और ये मान लीजिए ये वैल्यू जो है इस करंट का, ये मैक्सिमम वैल्यू है 5 एम्पियर्स। अब उसके बाद अगर
हमने स्विच ऑन ही रखा है मगर ये करंट जो इसमें से निकल रही थी, अब अगर ये हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होने लगा, मतलब पहले तो इंक्रीज हो रहा था ना टाइम के साथ साथ, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, 5 एम्पियर तक, ये 5 एम्पियर तक। अब इसका वैल्यू अगर डिक्रीज होने लगा, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो फिर ये ग्राफ कैसे जाएगा? अब ये ग्राफ इस तरह से नीचे जाएगा। अब जितना टाइम इसको, ये टाइम 0 से इतना टाइम इसको लगा था, शाबाश, 0 सेकंड से इतने सेकंड इसको लगे थे मैक्सिमम बनने के लिए, यानी 5 एम्पियर्स बनने के लिए, और मैक्सिमम से 0 बनने के लिए भी इसको इतना ही टाइम लग रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो टाइम क्या है, डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, फिर डेल्टा टी। पहले वाले डेल्टा टी में इसने क्या किया, इंक्रीज किया अपने वैल्यू को 0 से 5 एम्पियर्स तक, और अगले वाले डेल्टा टी में क्या हो गया, इसका वैल्यू डिक्रीज हो गया फ्रॉम मैक्सिमम यानी 5 एम्पियर्स टू 0 एम्पियर्स। यानी पहला डेल्टा टी इसको लग गया 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक जाने में, बाद में इसको डेल्टा टी टाइम लग गया 5 एम्पियर से 0 एम्पियर आने में। मगर ओवरऑल जरा देख लीजिए इस करंट का और इस करंट का जो ग्राफ आ रहा है टाइम के साथ, वो कैसा, कितना डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट का ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ना मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है ना डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो रहा है, फिर धीरे धीरे मैक्सिमम से गिर कर 0 तक आ रहा है। अब ये इस तरह से हो गया कि अगर मैं इस तरह से चलाऊँ कि स्विच ऑन, तो इसमें से करंट निकल गई कितना, 1 2 3 4 5 एम्पियर्स। मगर आप देख रहे हैं मैं पेन को कैसे घुमाता हूँ, इस तरह से घुमाने का मतलब क्या है, 1 तो उस 1 एम्पियर की डायरेक्शन यही है क्लॉकवाइज, 2 तो 2 एम्पियर की भी यही डायरेक्शन है, 3 तो 3 एम्पियर की भी यही डायरेक्शन है, 4 एम्पियर्स में भी यही डायरेक्शन है, 5 यहाँ तक करंट की यही डायरेक्शन है। तो जब हमने स्विच ऑन किया तो पहले करंट इंक्रीज हो गई 0 टू मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हमने मान लिया 5 एम्पियर है, तो हम कहेंगे कि 5 एम्पियर में 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर तक इंक्रीज हो गई, और डायरेक्शन ऑफ करंट इस रेजिस्टेंस में उस वक्त क्या थी, क्लॉकवाइज। तो हम इस तरह से कहेंगे, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो करंट कैसे पास हो गई, 0 एम्पियर, शाबाश, 1 2 3 4 5 इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मानते हैं, 2 मिनट के लिए मानते हैं क्लॉकवाइज आएगी। फिर करंट का क्या हो गया, इसके बाद वो 5 एम्पियर से डिक्रीज हो गई 0 एम्पियर्स तक, मगर डायरेक्शन वही रही जैसे, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या, 0 1 2 3 4 5 एम्पियर्स, फिर 5 4 3 2 1 0। लेकिन आप देख रहे हैं जब ये करंट 0 से 5 एम्पियर तक इंक्रीज हो रही है तो इस रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। जब वो 5 से 0 तक जा रही हैं तो इस रेजिस्टेंस में फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज ही है। मतलब 0 से 5 करंट इसमें से पास हुई तो ये डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज। फिर 5 से 0 करंट की डायरेक्शन फिर से ये ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट का, यहाँ से तो करंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और का 0 टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर्स टू 0 एम्पियर्स, मगर डायरेक्शन सेम क्लॉकवाइज। जैसे ही ये मामला पूरा हो गया, क्या मामला पूरा हो गया, 0 टू मैक्सिमम करंट चली गई, फिर मैक्सिमम से 0 तक करंट चली गई। जैसे ये दो चीजें हो गई, अब करंट का क्या हो गया, ये तो 0 बन गई, मगर हमने स्विच अभी भी ऑन ही रखा है, तो क्या हो रहा है कि अब ये करंट फिर से 0 से मैक्सिमम जा रही है। पहले कहां जा रही थी, 0 टू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0, अब वापस 0 टू मैक्सिमम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी अब करंट जो है फिर से 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक बढ़ना शुरू करेगी, इंक्रीज होना शुरू करेगी, 0 1 2 3 4 5 एम्पियर्स, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। यानी इस रेजिस्टेंस में से अब करंट जो है वो पहली वाली डायरेक्शन नहीं पकड़ लेगी, वो यहां से जाएगी। तो इसका मतलब ये इस तरह से है, पहले हम कर रहे थे 0 1 2 3 4 5 एम्पियर्स, फिर 4 3 2 1 0, और यहां से यहां से यहां डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब क्या हो गया, 0 बन गई करंट, अब 1 2 3 4 5 एम्पियर्स। अब देखिए करंट 5 एम्पियर तक फिर से इंक्रीज हो गई बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर 5 एम्पियर तक इंक्रीज होने के बाद इसका क्या होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगी, शाबाश, 4 3 2 1 0। तो अगर मैं अब कहूँ कि ये करंट फिर से इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, मगर इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है, वो चेंज हो गई है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में
इंक्रीज हो रही हैं, तो मैं इस वाली करंट को कहूँगा कि भाई ये जो क्लॉकवाइज था, सपोज हम इसको नाम देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन वाली करंट, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन वाली करंट मान लेंगे, ठीक है ना, ताकि ये समझ में आ जाए ये पहले क्लॉकवाइज थी फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज को ही नेगेटिव ले लें तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी देख लीजिए कि अगर करंट यहाँ से पॉजिटिव है और नीचे से अगर मैं मान लूँगा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या हो गया, 0 to 5 एम्पियर्स करंट इंक्रीज हो गई, फिर 5 से 0 तक चली गई, मगर डायरेक्शन क्या रही, क्लॉकवाइज। अब करंट फिर से 0 to मैक्सिमम जा रही है, मगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी ये इस तरह से, यानी ये करंट यहाँ से नहीं, अब यहाँ से नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा ना। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैं इसको नीचे से बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने करंट को पॉजिटिव लिखा, यहाँ से नेगेटिव लिखा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन पहले थी वो अब नहीं है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब करंट फिर से इंक्रीज हो गई 0 to 5 एम्पियर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं यहाँ से 0 से 5 एम्पियर्स, यानी जैसे यहाँ से 5 एम्पियर्स यहाँ पर है, इसी तरह ये यहाँ भी 5 एम्पियर्स यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये मैं कहूँगा कि भाई करंट यहाँ से 0 to 5 एम्पियर्स इंक्रीज हो गई, और फिर से इसको वो टाइम लग गया, यानी 0 to 5 एम्पियर्स जो उतना इंक्रीज होने में यहाँ से टाइम लगता था, फिर 5 से 0 तक जाने में टाइम लगता था, उतना ही टाइम यहाँ से 0 to 5 एम्पियर्स आने में भी टाइम लग गया है। लेकिन अब बताइए ये वैल्यू जो है ये क्या है, 5 एम्पियर्स का वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये 5 एम्पियर्स का वैल्यू। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या हो गया था, 0 to 5 एम्पियर्स, फिर 5 एम्पियर्स to 0 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 to 5 एम्पियर्स, अब 5 एम्पियर्स to 0 एम्पियर्स करंट बनेगी लाइक दिस। तो यानी फिर से करंट डिक्रीज होगी 0 एम्पियर्स तक, मगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं अब इन अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस ग्राफ को ज़रा समझ लीजिए, ये यहाँ से टाइम एक्सिस है और यहाँ से हमने करंट ड्रॉ की है, करंट को प्लॉट किया है। या पहले क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रही है 0 to मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो रही है मैक्सिमम टू 0, लेकिन एक डायरेक्शन में, मान लीजिए क्लॉकवाइज। 0 to मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, करंट का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना एक टाइम में। जितना टाइम मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में करंट ने लिया 0 से मैक्सिमम तक, उतना ही टाइम लेगी करंट मैक्सिमम से 0 जाने तक इस डायरेक्शन में। फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, 0 to मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0। इस तरीके से अगर करंट पास हो रही है कि वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन में भी, और वो मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रही है और डायरेक्शन में जो चेंज आ रही है वो पीरियोडिक है, मतलब वो चेंज हो रही है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैं 0 से मैक्सिमम किसी टाइम में, मैक्सिमम से 0 उतने ही टाइम में। फिर या इस तरह से कहेंगे कि ये जो ये यहाँ पर एक साइकिल ऑफ करंट कहलाएगा, ये जो ऊपर वाला हाफ साइकिल है, ये वाला हाफ साइकिल और ये वाला हाफ साइकिल बराबर टाइम में बनते हैं। अगर इस हाफ साइकिल को 1 सेकंड लगेगा बनने में, इस हाफ साइकिल को भी 1 ही सेकंड लगेगा। अगर यहां से 0 to मैक्सिमम करंट जाएगी आधे सेकंड में, तो मैक्सिमम से 0 भी जाएगी आधे सेकंड में, और इस 0 से इस मैक्सिमम तक भी आ जाएगी आधे सेकंड में, और यहां से इस 0 तक भी आ जाएगी आधे सेकंड। सो करंट का मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन यहां पर इस केस में चेंज हो रही हैं, बट पीरियोडिकली, और ऐसी करंट को हम क्या कहेंगे, एसी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सोर्स कैसा है? ये सोर्स ऐसा है कि कभी इसका ये टर्मिनल मान लीजिए पॉजिटिव बन गया या नेगेटिव, इसने पॉजिटिव की तरफ बिहेव किया, इसने नेगेटिव की तरफ, और उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिर अगले ही पल में इसका नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया और डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। फिर ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन फिर से। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि इसने कैसी करंट सेंड की है, कैसी करंट पास करवाई है इस रेजिस्टेंस में से, तो वो ऐसी करंट नहीं है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना हो, बल्कि वो करंट कैसी हैं, वो करंट ऐसी हैं
कि जो करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज हो रही है, और वो चेंज जो है कुछ स्पेशल चेंज है। क्या स्पेशल चेंज है? वो चेंज इस तरह से हो रही है, आप देख लीजिए, इस तरह से जा रही है करंट, यानी वो करंट 0 टू मैक्सिमम जा रही है, मैक्सिमम टू 0 इन वन डायरेक्शन, फिर 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0 इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर वही रिपीट हो रहा है 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, और ये ऐसे जा रही है करंट। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इस करंट में क्या हो रहा है? इस करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं पीरियोडिकली, और हम इसको एसी कहते हैं। तो एसी का मतलब, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? ए करंट दैट चेंजेस both in magnitude as well as in direction periodically is called an alternating current. AC, a current that changes both in magnitude as well as in direction periodically, जो periodically यानी बराबर बराबर टाइम में जिसको बराबर बराबर चेंजेस जो है आती रहे, ठीक है ना। a current that changes both in magnitude as well as in direction periodically is called an alternating current और AC। ये तो alternating current हो गई। अब जब इस तरीके की करंट जब ऐसे चेंज हो जाए तो इसका मतलब वोल्टेज भी ऐसे ही चेंज हो रही है। हाँ भाई, जब करंट इंक्रीज हो रही है टू मैक्सिमम तो वोल्टेज भी चेंज हो रही होगी, इंक्रीज हो रही टू मैक्सिमम। फिर करंट डिक्रीज हो रही है तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो रही होगी। तो ऐसी ही करंट, जैसे अगर ऐसी ही वोल्टेज हो, अगर ऐसे ही वोल्टेज भी चेंज होती हैं इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो हम उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो जो ये सोर्स है, ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स बन गया। अब आपके पास एक एसी जनरेटर होता है, आप घर में जनरेटर लगाते हैं, वो आपको डीसी तो नहीं देता है ना, वो आपको एसी देता है। आप सीधे ही जनरेटर को अपने घर में मेन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो भी एसी डिवाइसेस आपके घर में होती हैं वो एसी डिवाइसेस आप उस पर चला लेते हैं। तो इसका मतलब जो उसने आपको करंट दे दी, वोल्टेज दे दी एसी जनरेटर ने, वो एसी जनरेटर था, उसने आपको एसी वोल्टेज, एसी करंट दे दी। अब डीसी जनरेटर भी होता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं एसी सोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। अब ये समझ लीजिए कि जो भी एसी सोर्स होता है उसका कोई टर्मिनल परमानेंटली पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल परमानेंटली नेगेटिव नहीं होता, बल्कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल अगले ही पर में नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव बनता है, और इसी तरीके से ये चेंज होता रहता है। इसीलिए अगर आपके पास एक अपने घर में सॉकेट है, ये सॉकेट है, और आप इसमें एक प्लग इंसर्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक प्रेस लगाना चाहते हो इस सॉकेट में, तो आप क्या करते हो? अगर उसके दो पिन्स हैं, प्लग के, जो प्रेस का प्लग है उसके दो पिन्स हैं, तो क्या अगर आप ऐसे वो दो पिन्स इंसर्ट करेंगे या उल्टा ऐसे इंसर्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इंसर्ट करें, ऐसे इंसर्ट करें, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट पॉजिटिव, परमानेंट नेगेटिव नहीं है। आपका इलेक्ट्रिक प्रेस एसी सोर्स, एसी डिवाइस है, और जो घर में आपके करंट आती है, वोल्टेज आती है, पावर आता है, वो एसी पावर होता है, वो एसी करंट होती है, वो एसी वोल्टेज होती है। तो उसमें कोई परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। तो लिहाजा आप ऊपर इस तरह से एक पिन्स लगाएं, या इसको, इन पिन्स को उल्टा करके इस तरह से लगाएं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही ऊपर वाली पिन, ना ही ऊपर वाला ये सॉकेट का पिन पॉजिटिव है और ना ही नीचे वाला नेगेटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये फिर नेगेटिव बनेगा, ये फिर पॉजिटिव बनेगा, तो इसमें पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा हम किसी भी तरीके से इसको करें, लेकिन जब आपको डीसी पावर आ रहा हो, सप्लाई आ रही हो, तो डीसी वोल्टेज, डीसी करंट आ रही हो, तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है
पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव चीज़ कनेक्ट करनी पड़ती है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपको नेगेटिव चीज़ कनेक्ट करनी पड़ती है। वहाँ टर्मिनल्स का आपको खासा ख्याल रखना पड़ता है। एसी में एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, फिर से चेंज हो जाएगा, और इसी तरीके से। तो हमने क्या देखा, ये हमारा एसी है। अब अगर एक एसी में आप बताइए, इस एसी में यहां से 0 से मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से 0 तक, ये वाली चीज, यानी यहां से यहां और यहां से यहां, इस पोर्शन की, ग्राफ के इस पोर्शन की खसूसियत क्या है? ये करंट है, ये टाइम। इसकी खसूसियत, इसकी क्वालिटी ये है कि इस वाले ग्राफ के इस वाले पोर्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रही है। पहले करंट 0 टू मैक्सिमम गई है, मैक्सिमम से 0 भी गई है, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज थी, वो क्लॉकवाइज ही रही है, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0। और इस वाले पोर्शन में करंट ने डायरेक्शन चेंज की है, 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मान लीजिए ये जो हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ है, ये दूसरा जो है नेगेटिव हाफ साइकिल है, और इसको हम पूरा साइकिल कहते हैं। पूरे साइकिल में वन साइकिल ऑफ एसी जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें करंट 0 से मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम से 0 इन वन डायरेक्शन, फिर 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0 इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से जब ये दो हाफ साइकिल्स बनेंगे, यानी पहले करंट एक डायरेक्शन में जाएगी 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, फिर दूसरी डायरेक्शन में 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, इसको ही हम एक साइकिल ऑफ एसी कहते हैं, वन फुल साइकिल ऑफ एसी। ये सब करने में जो करंट को टाइम लगता है, यानी यहां से यहां तक जितना टाइम है, इस हाफ साइकिल को और इस हाफ साइकिल को, मान लीजिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम ऊपर वाले को अक्सर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव, लेकिन इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल क्या बनाते हैं, वन फुल साइकिल ऑफ एसी। इसमें जितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक जितना भी टाइम है, मान लीजिए कैपिटल टी, इसको हम टाइम पीरियड ऑफ एसी कहते हैं। ये टाइम पीरियड है एसी का। सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एसी? द टाइम इन विच वन फुल साइकिल of AC, in which the time taken by an AC, शाबाश, to complete it is one full cycle। ये टाइम लगता है एसी को, शाबाश, अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ एसी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे इक्वेशंस आती हैं, ठीक है ना। ये जब पूरा टाइम पीरियड हो गया, यहां तक जो टाइम लगेगा वो क्या है, वो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड होगा। तो यहां एक साइकिल को बनने में, कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, मैं उसको T/2 से डिनोट करूंगा, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसी तरह से 0 से मैक्सिमम तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो पूरे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा होगा, फोर्थ पार्ट। तो मैं यहां पर लिखूंगा T/4। अब जरा देख लीजिए, ये पार्ट कितना है, T/4। इतना ऐसा ही दूसरा पार्ट T/4, ऐसा ही तीसरा पार्ट T/4। तो यहां तक करंट को आने में, यानी यहां से यहां 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 इन वन डायरेक्शन, फिर 0 से मैक्सिमम इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये T/4 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 3 बार हो गया, 3 T/4। और यहां पर शाबाश, यहां पर टाइम कंप्लीट, कैपिटल T। तो ये टाइम का है कि किस तरीके से हम इस ग्राफ पर टाइम को प्लॉट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो पूरे साइकिल के लिए जो टाइम लगता है वो कैपिटल T है, आधे साइकिल के लिए टाइम लगता है T/2, आधे का जो आधा है क्वार्टर साइकिल, उसमें लगता है टाइम T/4, और 3 क्वार्टर साइकिल्स, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है 3 T/4, और यहाँ तक कितना लगेगा, 4 क्वार्टर साइकिल्स, T/4 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 T/4, 4 टाइम्स T/4, वही होता है कैपिटल T। 4 टाइम्स, शाबाश, 4 टाइम्स T/4, वो तो T हो गया, ठीक है ना। तो वो फुल साइकिल का टाइम है और उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब इस एसी ने कोई इस तरीके से, इसने मान लीजिए अगर इसने 50 साइकिल बनाए 1 सेकंड में, और ये एसी करती भी वैसा है, जब आपको घर में एसी आ जाती हैं उसमें ऐसे 50 साइकिल्स 1 सेकंड में बनते हैं तकरीबन। मान लीजिए कि यानी 1 सेकंड हो गया तो ऐसे 50 साइकिल्स बन गए, यानी करंट कितनी ही बार 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन, फिर मैक्सिमम टू 0 इन दैट डायरेक्शन, ऐसे ही 50 साइकिल्स बनाए 1 सेकंड में। जैसे मैंने कहा 1, तो एसी ने ऐसे 50 साइकिल्स बनाए। तो
कोई फ्रीक्वेंसी है फिर इसकी, द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से लेते हैं, न्यू उसका सिंबल, और हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है भाई, तो इसको हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। हर्ट्स मतलब शाबाश, अगर 50 साइकिल्स 1 सेकंड में बन गए तो 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है, अगर 10 साइकिल बन गए तो 10 हर्ट्स, अगर 1 साइकिल बन गया, अगर 1 सेकंड में कितने साइकिल्स बनेंगे, द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी तो अगर 1 सेकंड में 10 साइकिल बनते हैं तो 10 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है ना, तो इसकी हर्ट्स इसका ऐसा यूनिट है, और हम उसको शॉर्ट में HZ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड हमने कहाँ डिस्कस किया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्कस की। इक्वेशंस तक हम पहुंचना चाहते हैं कि जो AC की मैथमेटिकल इक्वेशंस है, जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, वो कैसे हम एक्सप्रेस करें। तो इसीलिए मैं ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ें इसमें दूसरे लेक्चर में हम करेंगे जो इसका मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये बहुत बारी वीडियो बन जाएगा वरना। थैंक यू वेरी मच।